भाग जाना चाहता था। अपनी सुध बुध खोए वो भाग रहा था। वो अंधेरे में दौड़ने लगा, इधर उधर टकराता हुआ, बस किसी तरह उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ। पर वो अब सामान्य घर नहीं लग रहा था। गलियारे लंबे होने लगे थे, कमरा अपना आकार बदलने लगे थे, दीवारें हिलने लगी थी, जैसे कोई भयानक सपना सच हो रहा हो, या फिर अतर अपना मानसिक संतुलन खो रहा हो। नहीं बोलेंगे। बोल उसके माता पिता के झगड़े की आवाजें अब विकृत हो चुकी थी, गूंज रही थी, और उनके साथ ही कुछ और आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। फुसफुसाहटे, गुर्राहटे और वो घड़ी की टिक टिक। वो एक दरवाजे के सामने पहुंचा, पर ये दरवाजा तो उसके घर में कभी था ही नहीं। एक अनजाना सा डर उसके मन में भर गया। ये दरवाजा कहाँ जाता है? उसने दरवाजा खोला और उसने जो देखा उस पर उससे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दरवाजे के बाहर की दुनिया नहीं थी, बल्कि एक घूमता हुआ बवंडर था, रंगों का, छायाओं का और भयानक आवाजों का बवंडर। एक भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने। वो बवंडर अथर्व को अपनी ओर खींचने लगा। अथर्व ने बचने की पूरी कोशिश की, पर वो उस शक्ति का सामना नहीं कर पाया, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अथर्व ने आंखें खोली। वो एक पहाड़ी रास्ते पर खड़ा था। सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की सी ठंडक थी। मैं वापस आ गया, पर वो सब क्या था? कोई भयानक सपना? उसने चारों तरफ देखा। वो उसी ढाबे के पास था जहां उसने रात बिताई थी। उसे राहत मिली, एक गहरी राहत। तो उसके मन में एक सवाल भी था। वो दरवाजा, वो बवंडर, वो सब क्या था? क्या वो सच में कोई सपना ही था? वो धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ने लगा। वो थका हुआ था, डरा हुआ था, पर कम से कम वो उस भयानक अनुभव से तो बाहर निकल आया था। वो ढाबे पर पहुंचा। ढाबा वाला वहीं बैठा था, पर अथर्व को कुछ अजीब सा लग रहा था। जी नमस्ते। नमस्ते बाबूजी, क्या चाहिए? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं अथर्व हूँ। मैं कल रात यहीं रुका था। माफ करना बाबूजी, मुझे तो याद नहीं आ रहा। यहाँ तो रोजाना कई लोग आते जाते रहते हैं, शक्लें याद नहीं रहती। पर ये कैसे हो सकता है? वो कमरा, मेरा सामान, मैंने यही चारपाई पर रात बिताई थी। कमरा? सामान? बाबूजी किस कमरे की बात कर रहे हो आप? यहाँ कोई कमरा वमरा नहीं है, और ना ही मुझे याद है कि कल रात यहाँ कोई रुका भी था। अथर्व ने चारों तरफ देखा। वो कमरा जहाँ वो रात को रुका था, उसके कोई निशान नहीं दिख रहे थे। ढाबा का ढांचा भी कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे उसकी याददाश्त थी उसका साथ नहीं दे रही हो। ये क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो रहा हूँ? नहीं, ये एक सपना ही है। पर ये तो असली क्यों लग रहा है? अथर्व उस ढाबे वाले से दूर हट गया। उसकी बातें, उसका चेहरा, वो सब कुछ अथर्व के लिए अजनबी था। नहीं, मुझे याद है, मैं कल रात यहीं रुका था। वो वहां से भाग निकला। वो तेजी से उस पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने लगा जहां से वो आया था। वो कहाँ जा रहा था उसे खुद भी नहीं पता था। वो भागना चाहता था, उस ढाबे से दूर, उस अजनबी आदमी से दूर, उस भयानक एहसास से दूर। कुछ देर बाद वो थक कर रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। वो गांव के चौपाल पर पहुंच गया था। माफ कीजिए, क्या आप लोग मुझे जानते हैं? मैं डॉक्टर अथर्व हूं। मैं कल रात यहाँ आया था। गांव वालों ने उसे अजनबी निगाहों से देखा। क्या ना भाई, हम तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखे। मैं डॉक्टर हूं। मैं दिल्ली से आया हूं। अथर्व को समझ में आ गया था कि कोई उसकी बात नहीं समझेगा, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। वो वहां से चला गया, अकेला, खोया हुआ। वो गांव की गलियों में भटकता रहा, हर चेहरे में अपनी पहचान ढूंढता रहा, पर उसे कोई अपना नहीं मिला जो उसे उस गांव में पहचानता हो। वो थक कर एक पत्थर पर बैठ गया, अपना सिर हाथों में थाम लिया। उसे लग रहा था जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। तभी उसका हाथ उसकी जेब में पड़ी उस घड़ी से टकराया। उसे याद आया, वो घड़ी वही तो उसे यहाँ लाई थी, और शायद वही उसे यहाँ से वापस भी ले जा सके। उसने वो घड़ी निकाली और उसे देखने लगा। वो घड़ी अब उसकी आखिरी उम्मीद थी, उसका आखिरी सहारा।
तुम मुझे यहाँ लाए, अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे कहाँ जाना चाहिए। घड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अथर्व को अचानक कुछ याद आया। उस छोटे से गांव में वो दुकानदार, शायद वो दुकानदार मेरी मदद कर सके। शायद वही मुझे बता सकता है कि सब क्या हो रहा है और मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं। अथर्व खड़ा हुआ। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसे वापस उस दुकान पर जाना होगा, उस दुकानदार से मिलना होगा। वही उसकी आखिरी उम्मीद था। अथर्व जितना तेज भाग सकता था वो भागा। उसके मन में बस एक ही बात थी, उस दुकान तक पहुंचना, उस बूढ़े दुकानदार से मिलना। वो हाफने लगा। उसने चारों तरफ देखा। वो अब भी उसी गांव में था, पर ये गांव वैसा नहीं था जैसे उसे याद था। सड़कें ज्यादा सुनसान थी, घर ज्यादा टूटे फूटे थे और हवा में एक अजीब सी उदासी थी, एक अजीब सा खालीपन। मुझे रुकना नहीं है, मुझे उस दुकान को ढूंढना ही होगा। शायद वही आदमी ही मुझे बता सकता है कि सब क्या हो रहा है। वो फिर से चलने लगा, पर इस बार ज्यादा सावधानी से। वो हर गली, हर मोड़, हर घर को ध्यान से देख रहा था। उसने कई घरों को देखा जो लगभग खंडहर बन चुके थे। कुछ घरों की दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। तभी उसे कुछ सुनाई दिया, एक हल्की सी अस्पष्ट सी आवाज। ये रिकॉर्डर मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है बेटा, इसमें हमारी खुशियों की यादें कैद है। जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। उसके साथ ही किसी पुराने रेडियो के चलने की आवाज। वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। वो आवाज एक टूटी फूटी पुरानी सी मस्जिद से आ रही थी। मस्जिद की दीवारें गिर चुकी थी, छत गायब थी, बस कुछ खंबे और मेहराबें बची थी। अथर्व ने डरते डरते मस्जिद के अंदर झांका। अंदर मस्जिद के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो एक पुराने से ट्रांजिस्टर रेडियो के साथ कुछ कर रहा था। अब्बा, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत बेटा, अम्मी तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे हो। वो बूढ़ा आदमी कभी बच्चे की आवाज में, कभी औरत की आवाज में, कभी जवान आदमी की आवाज में कुछ बोलता और फिर उसे रेडियो पर रिकॉर्ड करके बार बार सुनता। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप से ही बातें कर रहा हो, या शायद किसी और से जो अब इस दुनिया में नहीं थे। क्या आप ठीक हैं? तुम भी उन्हें सुन सकते हो, है ना? वो यही है हमारे आसपास। मैं जानता हूँ वो असली नहीं है। मैं जानता हूँ ये सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता। वो मेरा परिवार है, मेरी आखिरी आवाज़। अथर्व उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर डर गया। वो समझ गया था कि यह आदमी अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। वो तेजी से वहां से भाग निकला। वो उस मस्जिद से, उस बूढ़े आदमी से दूर भाग जाना चाहता था। वो गांव की गलियों से दौड़ता रहा जब तक कि वो उस जगह पर नहीं पहुंच गया जहां वो दुकान होनी चाहिए थी। पर वहां कोई दुकान नहीं थी। बस एक खाली जमीन का टुकड़ा था जिस पर कुछ जंगली पौधे उगे हुए थे। ये कैसे हो सकता है? वो दुकान कहाँ गई? ये कैसे संभव है? वो पागलों की तरह उस जगह को देखने लगा। दुकान का कोई निशान ढूंढने लगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुकान कभी थी ही नहीं, जैसे वो सब उसकी कल्पना थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई, एक छोटा सा जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा। उसने उस टुकड़े को उठाया। ये उसी दुकान का एक हिस्सा था, जली हुई दुकान का। दुकान जल गई, पर कब? और वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? ये सब क्या हो रहा है? अथर्व वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। तभी उसकी नजर जमीन पर राख में दबी हुई किसी चमकदार चीज पर पड़ी। उसने राख और मिट्टी हटाई। वो एक छोटी सी धातु की डिबिया थी। ये डिबिया उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने वो डिबिया खोली। अंदर एक मुड़ा हुआ कागज और एक छोटी सी अनोखी चाबी रखी थी। उसने कांपते हाथों से उस कागज को निकाला। उसने कागज को खोला। उस पर कुछ लिखा हुआ था, पर यह कोई साधारण लिखावट नहीं थी। ये एक पहेली थी, एक रहस्यमय कविता।
जो उसे किसी की तरफ इशारा कर रही थी। जहां नदी का गीत सुनाई दे, पहाड़ों की छाया गहरी हो, वहां मिलेगा ज्ञान का सागर, तिब्बती लामा, अकेला जोगी। काल के रहस्य खोलेगा वही, टूटे धागे जोड़ेगा वही। कौन है ये तिब्बती लामा और क्या है इस घड़ी का राज? जानने के लिए सुनना न भूले समय का अगला एपिसोड।